दोस्तों, मेरे आदरणीय श्रोताओं और मेरी किताब रेगुलरली पढ़ते रहने वालों, आप सबकी खिदमत में मेरा आदाब, गुड इवनिंग। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर के। जी हाँ, इस बार मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेमन को खोज निकाला है। ये मेमन अननोन मेमन है। इसका नाम एक्चुअली सलीम मेमन है। मैं कुछ देर में आप लोगों की मुलाकात इससे करवाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जो लोग नहीं जानते कि ये मेमन सरनेम इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों आप लोगों को इसकी कहानी सुनना चाहिए या क्यों ये आप लोगों को बहुत रोचक लगेगा। ब्लैक फ्राइडे मार्च 12, 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट पे आधारित एक किताब थी। इस किताब को लिखने में मैंने 4 साल लगाए थे और उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि ये कितना ज़्यादा पेचीदा ताना बाना है। ये कौन सी ना ख़त्म होने वाली कहानी है। एक्चुअली इसको सीबीआई भी ख़त्म नहीं कर पाई थी, हालांकि उन लोगों ने 10,000 पेजेस की चार्जशीट तो फाइल कर ली थी, 200 अक्यूज तो पकड़ लिए थे, लेकिन वो कहानी एक ऐसी कहानी थी जो ख़त्म नहीं हो रही थी। वो एक ऐसी दास्तान थी जो सिमट नहीं रही थी। कहने के लिए वो एक छोटी सी किताब ब्लैक फ्राइडे में हमने उसको मुख्तसरन कैद कर दिया था, लेकिन वो किताब और वो कहानी अपने आप में बहुत ही सीरियस, बहुत संजीदा, बहुत संगीन, बहुत खून आलूदा और इस देश के लिए एक बहुत ही दुख भरी घटना है। क्यों? क्योंकि मार्च 12, 1993 उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था जो कहीं भी नहीं हुआ था। इस बम्बई शहर में हुआ था। 257 लोगों की मृत्यु ऑन द स्पॉट हो गई थी और 800 लोग उसमें बहुत गंभीर तरह से घायल हुए थे। ये तो हुए आंकड़े, लेकिन हजारों जिंदगियां इस चीज की चपेट में आके तबाह होकर रह गई। आपको पता है ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि एक शख्स, टाइगर मेमन ने ये साजिश रची थी कि वो इस देश से बदला लेगा और इस देश से बदला लेने के लिए कुछ मुसलमान लड़कों को बहकाएगा, गुमराह करेगा और उनको इस देश के खिलाफ आमादा करेगा कि वो खून बहाएं और लोगों के दरमियान कत्लेआम करें। कौन था ये टाइगर मेमन और इसको टाइगर मेमन कहते क्यों थे? एक्चुअली इसका नाम टाइगर इब्राहिम मुश्ताक मेमन था, लेकिन चूंकि इसके पिता मुश्ताक मेमन ने कभी टाइगर पटौड़ी के साथ क्रिकेट खेला था काउंटी लेवल पे, तो इसकी वजह से लोग उनको जो है टाइगर मेमन कहने लगे थे और उसकी वजह से ये लड़का, यानी जिसका नाम इब्राहिम था, उसको लोगों ने टाइगर मेमन के नाम से मशहूर कर दिया। मुंबई में आदत होती है और आपको पता है अंडरवर्ल्ड में लोग ऐसे भी टाइटल ढूंढते हैं किसी ना किसी का नाम जोड़ने के लिए। ये स्मगलर था। एक्चुअली पहले मोहम्मद डोसा जो गोल्ड स्मगलिंग करता था, ये उसके यहाँ काम करता था और उसका ड्राइवर था ये। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके हौसले बढ़े, दाऊद ने उसको बढ़ावा दिया और फिर ये खुद भी गोल्ड स्मगलिंग करने लगा। ये दिमाग से बहुत शातिर और बहुत ही बेबाक किस्म का इंसान था। इसने कई बार पुलिस को चकमा दे के, कस्टम को चकमा दे करके उसने स्मगलिंग की थी, जिस वजह से ये एक अपने आप में इसने एक अपनी लिए जगह बना ली थी अपराध जगत के अंदर। और दाऊद इसको अपना आने वाला एक फ्यूचर कंपटीशन समझ रहा था। टाइगर बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था, गोल्ड स्मगलिंग करने लगा था और वो चांदी जो है वो रायगढ़ पे लैंडिंग करके लाया करता था। तो इनिशियली ये दाऊद के लिए करता था, बाद में खुद करने लगा। आपको पता है चांदी कैसे स्मगलिंग होती है? वो जीप में कैविटी बनाई जाती है और 25 किलो की ईंटें बनाई जाती है। एक स्लैब होता है 25 किलो का चांदी का, और वो स्लैब को जीप की कैविटीज में रख करके वो स्लैब दर स्लैब जो है वो लाया जाता है, जो स्मगलिंग के बाद जब यहाँ पहुंचती है। सो टाइगर मेमन पहले एक स्मगलर था और उसने ऐसे बहुत सी हरकतें भी की थी। उसने जो है लोगों में गोलियां भी चलाई थी और बहुत सी वारदातें कर चुका था। बहुत मक्कार, बहुत अय्यार, बहुत ही शातिर मुजरिम था ये। टाइगर मेमन एक अच्छे परिवार से था, चूंकि उसके बाप, जैसे कि मैंने कहा कि टाइगर पटौड़ी के साथ क्रिकेट खेल चुके थे और एक खुद स्पोर्ट्समैन थे, तो इसका मतलब कि वो परिवार अच्छा था। इसके दूसरे भाई भी अच्छे थे, एक सुलेमान करके जो शरीफ इंसान थे। लेकिन फिर ये
और इसने अपने दूसरे भाइयों को साथ में मिला करके इसने मार्च में जो है, बल्कि मार्च से कुछ पहले जनवरी 1993 में मार्च 12 1993 के लिए इस बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश रचना शुरू की और उसने लड़कों को जमा किया और इन सबको उसने जमा करके उसने पाकिस्तान ले गया। जनवरी में ये 20 लड़के पाकिस्तान जा करके RDX की और बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग लेते हैं। फिर पाकिस्तान से बहुत सारा असला, RDX, AK-47 वो बम्बई पहुंचता है और बम्बई पहुंच करके फिर इन लड़कों के बीच में बांटा जाता है। ये लड़के 11 मार्च को रात भर बैठ करके अल हुसैनी बिल्डिंग की गैरेज में कार बॉम्ब बनाते हैं, असेंबल करते हैं और दूसरे दिन सुबह ये सारे के सारे लड़के, जिनमें से बहुतों का कोई प्रीवियस क्राइम रिकॉर्ड नहीं था, वो जगह जगह जाके उन कार बॉम्ब्स को ड्रॉप कर देते हैं। प्लाजा सिनेमा, शिवसेना भवन, एयर इंडिया बिल्डिंग, शेयर मार्केट और इसी तरह से पूरे बॉम्बे में ये तमाम जगह जो है बॉम्ब की कार बॉम्ब छोड़ के आ जाते हैं, जिसकी वजह बाद में खून रेजी और बहुत से मासूम लोगों की, निर्दोष लोगों की जाने जाना। ये था वो टाइगर मेमन। इस टाइगर मेमन ने बॉम्बे के या इंडिया के इतिहास पे एक बहुत ही बड़ा सा काला पन्ना रचा है। ये टाइगर मेमन एक्चुअली वो था जो एक जमाने इतना बड़ा बन गया था कि ISI ने दाऊद को छोड़कर टाइगर मेमन को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी कि वो बॉम्बे के अंदर ये खून रेजी का इतिहास रचे। टाइगर मेमन के साथ बाद में उसके परिवार के दूसरे लोग गिरफ्तार हुए। उसके भाई याकूब मेमन को गिरफ्तार किया गया। अयूब तो अब तक फरार ही था उसके साथ में, और बाद में उसकी पूरी फैमिली को फरार इख्तियार करना पड़ी थी हिंदुस्तान से। लेकिन बाद में याकूब मेमन लौट के आया और याकूब मेमन ऐसे बहुत से एविडेंस लेके आया जो टाइगर को और दाऊद को इस पूरे केस के अंदर पूरी तरह से प्रूव करता था कि ये लोग इन्वॉल्व थे। ये कहानी मैंने कई लेवल्स पे अपनी किताब में कहने की कोशिश की, अनुराग कश्यप ने अपने फिल्म में दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कहानी सिमटती नहीं थी, ख़त्म नहीं होती। इस कहानी के बहुत से सिरे थे, बहुत से किरदार इस कहानी के रह गए थे। तो जब ISI ने वहाँ से RDX और वहाँ से वेपन्स भेजे थे, तो एक शिपमेंट जो है वो यहाँ आया था रायगढ़ में, श्रीवर्धन मसला शिखाड़ी के लैंडिंग स्पॉट्स पर, और एक शिपमेंट पोरबंदर गुजरात पहुंचा था। वहां भी AK-47 और वहां भी जो है RDX उतरा था और कुछ लोगों ने वहां भी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। आज तक वहां की CBI की इन्वेस्टिगेशन में बहुत से लोग अरेस्ट हुए हैं, बहुत से लोग पकड़े गए हैं। यहाँ तक अबू सालिम पे जो इल्ज़ाम है उससे वो कहा जाता है कि उसने वहाँ की AK-47 लेके उसने यहाँ बॉम्बे में कुछ लोगों को डिलीवरी की थी। लेकिन जो लोग वहाँ मेन थे वो लोगों के सारे लोग हाथ ना आ पाए। लेकिन हमने अपनी तहकीक के दौरान, चूँकि जैसा कि मैंने कहा कि रिपोर्टर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, अपनी इन्वेस्टिगेशंस में मुझे मालूम पड़ा कि एक शख्स ऐसा था जो सूरत में टाइगर मेमन से बहुत करीब था और उस पर इस बात का आरोप था कि वो वहाँ से उसने AK-47 और RDX वगैरह की डिलीवरी ली थी और उसने यहाँ उन चीज़ों को हैंडल किया था गुजरात में। हमने सूरत जा करके सलीम मेमन का खोज की, उनको पहचाना और उनको जाने के बाद हमने जो है सलीम मेमन से मुलाकात करनी चाहिए। हमारे एक पत्रकार मित्र हैं जो प्रज्ञेश व्यास, उन्होंने काफ़ी सहायता की हमारी कि हम जा करके सलीम मेमन को ढूंढें, उनसे बात करें और उनका इंटरव्यू करें। सलीम मेमन तकरीबन जेल में 8 से 10 साल रह के आए हैं 2 बार। साबरमती जेल गुजरात में, बड़ौदा जेल में उन्होंने काफ़ी लंबा अरसा गुजारा और फिर सलीम मेमन ने हमसे बातें करके वो तमाम बातें, इंटरेस्टिंग बातें जेल के अंदर बताई हैं। आप जब उनका इंटरव्यू देखेंगे और आप देखेंगे किस तरह से उन्होंने सारी बातें बहुत साफ साफ हमारे सामने रख दी, यहाँ तक कि कैसे जेल के अंदर जो हैं जो सिमी के कुछ एक्टिविस्ट आए थे और जो दूसरे जो सूरत के अंदर जो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया टेरर एक्टिविटीज़ के अंदर, और किस तरह वो लोग जेल में रहते थे। सलीम चूँकि 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी थे, तो ये सारे लोग जो बाद के टेरर चीज़ों के अंदर अरेस्ट किए थे वो सलीम मेमन को सीनियर टेररिस्ट समझते थे। कभी उपाधियाँ सुनी है आपने सीनियर टेररिस्ट की? ये उपाधि भी हमने सुनी इनसे मुलाकात के बाद में कि इनको दूसरे जूनियर टेररिस्ट जो हैं वो अपना सीनियर टेररिस्ट समझ कह के संबोधित किया करते थे। तो आइए हम लोग देखते हैं वो साक्षात्कार, वो मुलाकात जिसमें सलीम मेमन आपको पर्सनली अपने सारे एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बात, टाइगर मेमन के साथ उनके जो इंटरेक्शंस और जो उन्होंने अंडरवर्ल्ड के बारे में जो भी आपको बताएं और जेल के अंदर उनके हालात कैसे थे और आज वो किस तरह की एक बहुत ही फ्री और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जिंदगी जी रहे हैं सूरत में, वो बता रहे हैं।
हम उस लोकेशन को नहीं डिस्क्लोज कर सकते क्योंकि उन्होंने हमसे उसी शर्त पे बात की थी, लेकिन ये सूरत स्टेशन के बहुत करीब हैं और इस मुलाकात को देखें। आई होप आप लोग उसको एंजॉय करेंगे। देखिए, तो सलीम भाई, अपना पूरा नाम बताइए ना, क्या है? मेरा नाम सलीम गफ्फार भाई मेमन है जी। आपकी एज कितनी है? 52। अच्छा, और आप यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ सूरत में वराचा रोड पे रहता हूँ। सलीम भाई, ये किसकी ऑफिस है? ये हमारे रिश्तेदार की है। कौन रिश्तेदार रही है? हाँ जी, कौन रिश्तेदार रही है? ये मेरे साले साहब की। अच्छा, क्या बिजनेस करते हैं हम? हम लोग कपड़े का और पार्किंग का और पार्सल का बिजनेस करते हैं। कब से कर रहे हैं हम? काफ़ी साल हो गए, करीब कपड़े का तो हम लोगों को समझो कि 41 साल हो गए हैं। अच्छा, 40 साल से कपड़े का जी। बिजनेस कर रहे हैं। एज जैसे कितनी है? हमारे बाप दादा का वो है। अच्छा। और हमारे मेहमानों में तो क्या होता है कि बच्चा 10 साल का जाने जैसा समझदार होता है जी। तो वो धंधे में लगी जाता है। अच्छा। पढ़ाई भी चलते रहती है उसकी जी। और धंधे का नॉलेज भी रहते रहता अच्छा, तो आपकी एज कितनी होगी? है। मेरा 53 रनिंग है, 52 हो गई है। अच्छा, सो आपने बताया कि आप मेमन हैं आप? जी। तो मतलब मेमन यानी आप याकूब मेमन, टाइगर मेमन को जानते हैं आप? जी, वो मेमन है तो काफी वो होता है कि भाई ये मेमन है, ये मेमन है। तो आपके भाई थे, आप बता, रिश्तेदारी थी, आपकी पहचान थी उसे? जी नहीं, वो तो क्या है कि वो एक मेमन खानदान के होते हैं जी। वो उसके अंदर वो सब होता है। जी। बाकी ये जो बड़े बड़े जो है वो कभी किसी को मिलते नहीं है। अच्छा, सो याकूब मेमन से और टाइगर मेमन से आपकी कोई पहचान कभी नहीं हुई? कभी मिले नहीं आप? नहीं माहिम में कभी गए नहीं? नहीं। आप पूरे माहिम में रहते थे? माहिम में हम लोग रहते हैं जी। आज भी। हम लोगों के पुरखों का घर है, वहाँ भी है। जी। तो हमारा आना जाना तो रहता है। जी। लेकिन मुंबई की लाइफ जो फास्ट है जी। वहाँ पड़ोसी को नहीं पता रहता है कि पड़ोस में कौन रहता है। जी, बट माहिम तो पूरा मेमन लोग की बस्ती है, मतलब। जी, ज्यादातर। हाँ, मतलब पूरा मेमन जो है माहिम में ही बसते हैं, ऐसा है ना? हाँ। तो वहाँ सब एक दूसरे को मेमन जानते नहीं थे लोग? नहीं, कोई नहीं जानता है। अच्छा, तो फिर ये आपका नाम जो है ये इन अपराध जगत से या क्राइम से कैसे जुड़ गया? ये कुछ 93 के वक्त यहाँ पर गुजरात में कुछ दंगे वंगे हुए थे। जी। उसके अंदर कुछ एक कोई स्टंट खड़ा हुआ था। जी। उसके अंदर काफी लोगों को गिरफ्तार किए थे। जी। और उसमें मेरा भी नाम था। जी। लेकिन वैसे कोई एविडेंस भी नहीं थे और ना ही ये कांड के अंदर हम लोग थे। जी। लेकिन क्या होता है कि अगर धाराएं लग गई है जी। तो उसको तो कोई निकाल नहीं सकता है। राइट, तो क्या धारा? लेकिन कुछ टाडा की धारा लगी थी। जी। और कुछ ब्लास्ट भी हुए थे। जी। तो उस वजह से हम लोगों के नाम आ गए थे, काफी लोगों के नाम आए थे। जी। तो उस धाराओं की वजह से हम लोगों को अरेस्ट किया गया था और जेल में रखा गया था। अच्छा, कौन सी जेल में थे आप? मैं सूरत की जेल में रहा हूँ। जी। और सूरत में हाई सिक्योरिटी नहीं थी। जी। और उस वजह से फिर बड़ौदा रखा था। जी। जो गुजरात में, ये अहमदाबाद में रखा था। जी। काफी बड़ी बड़ी जेलें हैं। फिर उसके बाद में सूरत के अंदर भी हाई सिक्योरिटी वाली जेल का इंतजाम हो गया है। जी। फिर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। जी। आप आपका जेल में कितने साल थे आप? टोटल ऐसा देखने जाओ तो 13 साल जैसा हुआ है। मतलब 93 से लेके 93 से 2001 तक थे। जी। लेकिन कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से हमारे केस के अंदर कुछ प्रगति नहीं हुई थी। जी। तो बेल दे दी थी। जी। फिर उसके बाद में 2008 के अंदर जी। हम लोगों को दोषी करार दिया गया। जी। और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जी, तो 2001 से 2008 तक आप बाहर थे? जी। जी। फिर उसके बाद 2008 में हम लोगों को फिर अरेस्ट किया गया जब सजा हम लोगों को दी गई। जी। फिर उसके बाद फिर हम लोग वापस जेल में थे। जी। फिर 2014 के एंडिंग में जी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी। हम लोग जीते हैं। जी। भाई ऐसे कोई एविडेंस नहीं थे, ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं थे जी, कभी जिससे हम लोगों को दोषी करार दिया जाए। अब किस केस के अंदर आप अरेस्ट किए गए? हम लोगों पर टाडा के चार्जेस लगे थे। जी। और बम कांड के चार्जेस लगे थे। तो आपने मतलब यहाँ सूरत में बम कांड में आपने हिस्सा लिया, ऐसे बोले थे? हाँ, ऐसा बताना था। अच्छा, तो जो सूरत में ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर आपको उन्होंने ये किया था? जी। अच्छा,
तो यानी 93 से 2001 तक आप जेल में थे, तो आपको और लोग जो हैं जी आप और लोगों के साथ इंटरेक्शन था जेल में आपको? जी हाई सिक्योरिटी के अंदर और जो हार्डकोर क्रिमिनल जिनके ऊपर पुलिस लिख के भेजती है उनको एक अलग ही सेल में रखा जाता है जी। तो वहाँ पर काफी लोग पहले भी थे जी। फिर हम लोग भी गए जी। फिर बाकी लोग भी आए जी। तो 2008 में आपको फिर से अरेस्ट किया और 2014 तक रखा? जी 6 साल। तो जेल में किन किन लोगों से आपसे मुलाकात हुई? काफी लोगों से मुलाकात हुई। जेल तो एक ऐसा है कि वहां पर तो आना जाना लगा ही रहता है। जी। कोई जमानत पे छूट के जाता है तो कोई रेगुलर छूट के चला जाता है। तो जेल यानी कि एक बड़ा सा वेटिंग रूम था? हाँ आते जाते रहते हैं। उसमें किन लोगों से दोस्ती हुई थी आपकी? दोस्ती तो कैसा कि जेल में दोस्ती नहीं होती है जी। जेल के अंदर तो कैसा कि एक वक्त बिताने का होता है जी। और एक कहावत है कि शेर भी और बकरी भी जी एक ही थाली में खाना खाती है और एक ही थाली में पानी पीती है जेल में। अच्छा, तो ये शेर और बकरी की कहावत किसने बनाई है? जी ये कहावत किसने बनाई है? नहीं ये तो काफी पुरानी कहावत है। अच्छा। कि जेल के अंदर शेर भी और बकरी भी सब साथ में ही रहते। अच्छा। और साथ में ही खाते पीते। तो आपके वक्त में कौन से शेर थे और कौन सी बकरियां थी? काफी शेर थे और बकरियां तो हम ही थे सिर्फ। आप बकरी थे? जो निर्दोष जाते हैं वो तो बकरियां ही होती है। अच्छा, तो कोई बड़े 2-4 नाम बताए जिनके साथ आपने वहाँ जी काफी थे उस वक्त तो समझो के जैसा के आपके यहाँ मुंबई के भी काफी थे जो बड़े बड़े हथियारों में लाए गए थे। जी, कौन लोग थे? वो कोई मर्चेंट करके था, मुन्ना मर्चेंट करके ऐसा कुछ था जिसको हमारे गुजरात पुलिस ने अरेस्ट किया था। जी। फिर कुछ अक्षरधाम के वाले थे जी। जो हमारे उस वक्त के हमारे यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर थे जी उनके हथियारे भी वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त। अच्छा, ये सूरत में? नहीं जी अहमदाबाद में। तो सब टेररिस्ट लोग ही थे? सब टेरर ग्रुप के लोग थे जी। तो मुंबई अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े लोग थे आपके साथ में? मुंबई अंडरवर्ल्ड के काफी लोग वहाँ लाए गए थे जी और थे वहाँ पर जी, जिनको पहचानते हैं? जैसा कि भाई एक आदमी भी आया था तो हमसे उनसे मुलाकात नहीं हुई थी जी, लेकिन हमने सुना था कि उनको बाजू की सेल में रखा था जी। कोई आरिफ भाई करके थे। जी, आरिफ कालिया? नहीं, आरिफ अबू बकर ऐसा कुछ था। आरिफ अबू बकर जी। अच्छा, तो भी टेरर ग्रुप में था कि अंडरवर्ल्ड में था? वो अंडरवर्ल्ड में थे ना, लेकिन वहाँ तो कैसा होता है कि अंडरवर्ल्ड हो या टेररिस्ट हो जी, ये हार्डकोर क्रिमिनल में गिनती हो जाती है। अच्छा, तो वहाँ कर अगर एक चिरकुट को भी उठा के लाते हैं जी और उसके ऊपर धाराएं अगर कोई बड़ी लग गई है जी तो उसको वहीं रखना है। तो हमने सुना कि जेल में भी आपका बहुत दबदबा था, जेल में आप आराम से दम से रहते थे आप? नहीं, आराम से रहना तो हर कोई रह सकता है जी, लेकिन मैंने सुना है कि आप बकरियों में होने के बावजूद आप शेरों जैसे रहते थे। नहीं, शेरों वाली वहाँ मैंने आपको बताया है कि शेर और बकरी एक ही साथ रहते हैं। तो वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज थी वहाँ पे जेल के अंदर? फैसिलिटीज में तो हाई सिक्योरिटी में कोई फैसिलिटीज नहीं होती। इंडोर गेम जैसे फैसिलिटीज रहती है जी, कोई चेस खेलना, कैरम खेलना, ये फोन करना, बाकी नहीं। फोन नहीं था। नहीं। और पेरोल के लिए तो क्या है कि हाई कोर्ट के जो गाइडलाइन होती है उसके हिसाब से जो मिलता है जी वही मिलता है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं देते। बॉम्बे में आपको पता ना कि 93 के जो अक्यूज थे उनको काफी फैसिलिटीज थी, काफी मुलाकातें होती थी और सुना तो सबका रहता है लेकिन अपनों ने देखा नहीं है कभी। मैं तो मतलब जाता था टाटा कोर्ट में, उन्होंने अर्थर रोड के अंदर ही बनाया था पूरा जी, तो वहाँ सबसे मिलता था मैं। तो याकूब मेमन वगैरह से, असगर मुकद्दम सबसे मिलता था मैं। तो इन लोगों से आपको कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ? कभी आपको बॉम्बे कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया? नहीं। सो यानी आपको सिर्फ गुजरात की जो टेरर के केसेस थे? जी। तो यानी जो गुजरात में एक लैंडिंग हुई थी पोरबंदर में और जामनगर में मोहम्मद डोसा के लोगों ने, उसमें आपका नाम है? नहीं। फिर मेरा तो यहाँ सूरत के अंदर जो था ना जी, उसके अंदर जैसे कभी एक आदमी रहता है जी, कभी समझो मेरे साथ में मेरा भतीजा काम कर रहा है जी, तो अगर मेरे को कोई कांड में पकड़ते हैं तो मेरे भतीजे को पीट कर देते हैं जी। ऐसे यहाँ पर हुआ था। कैसे हुआ था समझा ही तो नहीं। भाई जैसे कि भाई दूसरे 2-4 लोग थे जी, जान पहचान की वजह से सब फंस गए थे एक दूसरे की वजह से। जी,
और उसके अंदर एक हमारे यहाँ पर जो है एक मिनिस्टर भी थे उसमें। जी, कौन थे? उस टाइम पर फिशरीज बोर्ड के मेंबर भी थे, मोहम्मद भाई सुरती करके। मोहम्मद सुरती। मोहम्मद सुरती जी। जी। कहाँ के मिनिस्टर थे वो? वो यहीं के सूरत गुजरात के ही थे। अच्छा, नहीं मतलब कैबिनेट में थे वो? हाँ जी। कि खाली एमएलए थे वो? जी, नहीं पहले कैबिनेट में भी थे जी, फिर एमएलए थे। अच्छा। हाँ, वो 90 तक शायद। तो उनको अरेस्ट हुआ था, मोहम्मद सुरती अरेस्ट उनको हुए भी थे? अरेस्ट किया था। किस चार्ज, उनका क्या चार्ज था उनके ऊपर? उनके ऊपर कुछ हथियार लाने का बताया था। कहाँ से हथियार लाए थे? अहमदाबाद से यहाँ लेके आए थे सर, अपनी गाड़ी में? हाँ। फिर वो क्या निर्दोष मुक्त हुए कि सब निर्दोष मुक्त हुए? सब निर्दोष मुक्त, लेकिन उन पे चार्ज लगा जरूर था। हाँ। तो ये पॉलिटिकल राइवलरी थी। हाँ। वो कौन सी गवर्नमेंट में थे मोहम्मद सुरती जी, कौन सी गवर्नमेंट में थे वो? माधव सिंह सोलंकी की, कांग्रेस की गवर्नमेंट में थे। तो फिर उसके बाद से मतलब यहाँ पे मुस्लिम जो है एक्टिव हो गए, क्या करने लगे वो? वो तो कैसे बता सकते कि कौन कितना एक्टिव हुआ था। जी, वो जो आप बता रहे थे राजश्री सिनेमा वालों का क्या इंसिडेंट था? जब मैंने देखा था जी कि भाई 2001 के अंदर मैंने सुना था कि भाई यहाँ के सूरत के कुछ राजेश्री हॉल के अंदर से जी कोई एक संस्था थी जी, वो जो वहाँ पर कुछ सेमिनार रखा था आप नाम नहीं और वो ले सकते। काफी चर्चित थी, तो उनको अरेस्ट किए थे। अब तो सब रिकॉर्ड है, आप क्यों उसका नाम नहीं लेना चाह रहे? नहीं, वो अब ऐसा है ना कि मैं देखो एक बात है जी कि ऑफ द रिकॉर्ड तो सब बात होती है जी जी, और मैं बता के मेरे पास तो ऐसा कोई एविडेंस है नहीं। हाँ मतलब क्या आप कौन हो ऐसा? अखबारों में आ गया, चार्जशीट में आ हाँ गया, जी, सब तो आ चुके हो तो उसके अंदर जो उन लोगों को अरेस्ट किए थे जी फिर काफी उनके फोटो वोटे भी इनमें न्यूज़पेपर में इसमें आए थे, सब नाम वाम भी आए थे जी। जब मैंने ये 2008 के अंदर जब मेरे को कन्विक्ट यानी सजा दी गई जी, जब मैंने अहमदाबाद में उन लोगों को देखे सबको। अच्छा, वो सारे जो राजश्री के केस में अरेस्ट हुए थे? जी। तो कितने लोग थे जो अरेस्ट हुए थे? वो कुछ 100 के ऊपर थे। अच्छा, सब जवान लड़के थे? जी, और कोई काफी एजुकेटेड लड़के थे सब जी, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था जी और मैंने सबको वहाँ देखे जी, और उसके बाद में वहाँ पर भी उन लोग वैसे उन लोगों को रखे अलग थे वहाँ पर। जी ये आपका जो टेररिस्ट ग्रुप था जी, तो उनको अलग ही रखे थे। जी, यानी मोहम्मद का टेरर ग्रुप अलग था जी, और ये लोग जो लड़के जो पढ़े लिखे लड़के थे वो अलग थे? जी जी, फिर? और वहाँ पर भी उनके ऊपर कुछ एक्टिविटी हुई थी क्योंकि उन्होंने वहाँ पर भी जेल में भी कुछ कांड किए थे। क्या क्या? जेल के अंदर से कुछ माइंड वॉश का काम कर रहे थे, तो जिहादी प्रवृत्ति जेल के अंदर से चला रहे थे जी, ऐसा उस टाइम पर उनके ऊपर भी कुछ हुआ था वहां से भी, जेल के अंदर से जिहादी प्रवृत्ति? जेल के अंदर भी। ओके, तो उस टाइम पर भी काफी चर्चा में रहे थे ये लोग। उसके बाद में फिर कुछ साल बाद इन लोगों ने जेल के अंदर से सुरंग भी बनाई थी भागने के लिए। कौन से जेल से? ये अहमदाबाद की साबरमती जेल में से। अच्छा, फिर? तो वो कुछ भाग पाए लोग? एक हाँ? भाग पाए? मैं ऐसा मानता हूं कि अगर वो हमारी गुजरात पुलिस अगर एक्टिव नहीं होती ना जी, तो ये जितने भी टेररिस्ट थे ये सारे के सारे निकल गए होते। क्या बात कर रहे हैं, कैसे हुआ था? एक कबूतर की वजह से हमारी गुजरात पुलिस ने उसका पीछा किया कबूतर का जी, और वो सुरंग तक पहुंच गया। एक्सप्लेन कीजिए ना, मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी दिख रही है, कैसे था वो जहां पर उन लोगों को खाने वाने के लिए छोड़ते थे जी, वहीं से उन लोगों ने खड्डा खोदना चालू किया था। अच्छा, फिर? रोजाना थोड़ा थोड़ा खड्डा खोदे, मिट्टी निकाल के बाहर फेंकते और कवर कैसे करते उसको? वो ढाक के रखते थे और वो कबूतरों को इनको पीने का पानी रहता था जी, वो उसके ऊपर रख देते थे। अच्छा, फिर? तो वो काफी सुरंग निकल गई थी, पूरी हो गई थी जी, जो जेल के आईजी के ऑफिस के पीछे की साइड पर निकलती थी। कितना किलोमीटर थी वो? जेल में से करीब आपको बताऊं तो 1.5 किलोमीटर जैसा। 1.5 किलोमीटर की सुरंग बना दी लोग और किसी को पता नहीं चला जेल में? नहीं। अच्छा, फिर? और वो जो अपना जो सिपाही वहां पर था नौकरी पे, उसने देखा कि एक कबूतर भागा, उसके पीछे बिल्ली भागी है। हाँ, तो कबूतर वो पानी पीने की बजाय बाजू में थोड़ा कपड़ा ऊंचा था ना उसके अंदर घुस गया। हाँ, तो बोले मर नहीं जावे, वो कबूतर को बचाने के लिए गया। हाँ, तो उसने देखा सब हटा के हाँ,
तो वहां सुरंग निकली थी। कौन से साल की बात है ये करीब 12-13 की बात है या 14 की। तो 1.5 किलोमीटर की सुरंग जो है उन्होंने कितने पीरियड में बनाई होगी? 6 साल में? और वो नहीं बता सकते। तो फिर क्यों वही लड़के थे जो पकड़े गए थे राष्ट्रीय सिनेमा वाले? वो जो थे वहीं थे, वो जो पूरा टेररिस्ट ग्रुप था बॉम्बकांड वाला जी, वो वही सेल में था। उसी सेल में था जी। अच्छा, तो ये नाम किस पे है? बॉम्ब कांड वाले पे है कि उन लड़कों पे है? नहीं, उनके ऊपर ही आवे ना। जब रहते अगर आप हो हाँ, तो फिर किसी और का नाम क्यों आएगा? तो फिर क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है। हाँ, वहां दूसरे कैदी तो जा नहीं सकते। जी जी। तो तकलीफ आपको हुई थी उसमें कुछ भी? नहीं, हम लोगों को किसी को अलाउ ही नहीं था वहां पर। अच्छा, खाली इन लोग को था? जी, वो जो उनको रखे थे वहां पर। जी। तो ये लोगों ने अंदर और क्या क्या ब्रेन वॉश कर रहे थे, क्या कर रहे थे लोग? काफी लोगों का किया था वो तो। आप अगर एटीएस से जानकारी लोगे तो भी मिल जाएगी। गुजरात की एटीएस से? जी हाँ, ये जेल में तो सुना है ये जो आतंकवादी लोग थे इन लोगों ने जेल में भी कुछ सिस्टम ऐसा बनाया था, तो ये क्या था, कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? इन लोग जो है ना, इन लोगों का वैसा एक ग्रुप ही होता है जी, कि भाई जिसके अंदर इन लोगों को अगर कोई चीज करनी है जी, यानी वो अच्छी हो या बुरी हो, जी, वो उन लोगों को वो उनके अमीर को पूछ के ही करनी की रहती है। अच्छा, तो अमीर कौन बना था? जैसा मैं आपको एक एग्जांपल दूं जी, कि भाई वो जो लड़के थे जी, उनको अगर मैं ऐसा बोलूं जी, कि भाई आप लोग कैंटीन से कुछ ले लो, लेना है, जी, तो वो नहीं लेंगे। जी, अच्छा, वो बोलेंगे कि भाई हमको अमीर ने मना किया, हम अमीर से इजाजत लेंगे। यानी कि इतना उनके जहन के अंदर, वो आपको बताओ कि भाई यानी कि इस्लाम के नाम पर जो जो माइंड वॉश हो जाओ और टेररिस्ट बन जाते हैं ना, फिर कैसा कि भाई मैं तो हराम का नहीं खाता हूँ, ये नहीं खाता हूँ, ये नहीं पीता हूँ, वो नहीं करता हूँ, वैसा उनके अंदर भरा हुआ हो कि अगर कोई ऐसा बोले कि ले भाई तो पानी पी ले, तो वो बोले कि हम अमीर को पूछ लेते कि भाई ये भाई के यहाँ का पानी पी सकता हूँ कि नहीं मैं। अच्छा, तो ऐसे तकरीबन 90 लोग थे जो इस तरह का फॉलो कर रहे थे अंदर? जी। तो आपसे लोग का व्यवहार कैसा था, कैसे आप बिहेव करते थे? नहीं, वैसे उन लोगों का व्यवहार जेल में किसी के भी साथ में खराब नहीं था। अच्छा, जेल में वो किसी से भी लड़ते नहीं थे। हाँ, ना किसी को कुछ बोलते थे ना कुछ करते थे। हाँ, इतना है कि हर किसी को वो बोलते थे नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो और नेक रास्ते पर चलो। अच्छा, तो ये वो हर किसी को सलाह देते थे। आपको भी बोलते नमाज पढ़ने के लिए? हर किसी को बोलते थे। तो जाहिर सा है कि तो अगर किसी से मुलाकात हो जावे, हाँ, तो अपने तो जानते भी नहीं उनको, जी, फिर भी खड़े रह के कैसे हो, क्या है, कोई तकलीफ है? जी। और कल आप बता रहे थे कि जेल में जैसे आप जब लोग आते हैं, नए टेररिस्ट लोग आते हैं, तो वो अपने से बड़े वालों को, सीनियर लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं? वो तो जेल के अंदर यही माना जाता है। हाँ, क्या कि भाई जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल 2008-2001 वाले जो होते हैं, वो 2001 वाले 2008 वाले से सीनियर है। अच्छा, तो वो काफी रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, और 93 वाले 2001 से भी सीनियर? 93 वाले जो है वो तो सबसे सीनियर। तो आप, अच्छा, तो आप एकदम सीनियर थे? और उनसे पहले जो है जी, वो उनसे पहले भी एक गैंग थी वहां पर जी, कुछ वो लाल सिंह की गैंग थी। हाँ, खालिस्तानी होगी? हाँ, खालिस्तानी? हाँ, वो एक ही खालिस्तानी था उसमें। उसके अंदर दूसरे कुछ 2-3 मुस्लिम थे जी, और आपके इधर के ही थे, शायद मुंबई साइड के। जी। तो वो सबसे ज्यादा सीनियर गैंग मानी जाती थी जेल में। अच्छा, 93 से जो पहले थे? जी। बट आप तो 93 बैच के थे ना, तो आप सीनियर टेररिस्ट थे? हाँ, ठीक है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। जेल में भी ये लोग तबकेबाजी करके रखते हैं। हाँ। ये सीनियर है, जूनियर है। तो फिर उस जेल के अलावा आपको और कुछ चीजें याद है जो इंटरेस्टिंग चीजें हुई, जैसे ये सुरंग वाली, ये और कुछ चीजें? और सुरंग वाली जेल के अंदर से तो काफी वैसे कांड भी हो जाते हैं। हाँ, जो समझो कि भाई पब्लिक को ऐसा लगता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है। जी, बरोबर। जैसा कि भाई वो एक लीकर माफिया था जी, गुजरात का, जी, जिसको आगे जाकर अंडरवर्ल्ड डॉन बना दिया गया। अच्छा, कौन था ये? बरोबर। जैसे अब्दुल लतीफ, बरोबर। जी। फिर तो डॉन, वो जेल से लिकर माफिया से डॉन बन गया, जेल में बना वो, आप कह रहे हैं? वो उसकी स्टोरी है कि आप अलग लिखोगे तो आपको इंटरेस्टिंग होगी। मैं लिखूं अलग ही? अब्दुल लतीफ एक ऐसी हस्ती है, हाँ, लीकर माफिया बोलो या बाद में जी, अंडरवर्ल्ड डॉन बोलो। जी, और उस गुजरात के अंदर आज भी एक कहावत है जी,
कि कोई कितना भी बड़ा हो जाए लतीफ नहीं बन सकता। अच्छा, क्यों, ऐसी क्या बात है? और काफी कांड है उसके नाम पे। वो मतलब- जेल के अंदर से उसने इलेक्शन लड़ा है और एक साथ 5 सीट पर जीता है। 5 सीट पे जीता है? 5 सीट पर जीता है, जो आपने रईस पिक्चर के अंदर देखा होगा शायद। जी जी। तो वो मिलती जुलती बनाई है थोड़ी बहुत जी। कि जेल के अंदर से वो 5 सीट पर जीता है। जेल में? कौन सी जेल में से, साबरमती में से। साबरमती में? जी। तो ये साबरमती काफी आपकी इंटरेस्टिंग जेल रही ना? गुजरात की सबसे बड़ी जेल जो मानी जाती है वो साबरमती है। अच्छा। और उसके बाद जो हाईफाई टेक्नोलॉजी में है जो हमारे सूरत की जेल है, लाजपत सेंट्रल जेल। जी। बरोबर। और काफी यानी कि तब तकलीफ दे वाली जेल जो है जी वो भूत जेल मानी जाती थी। जी। जो 2000 के करीब कुछ एक वो भूकंप आया था ना जी। जलजले के अंदर टूट गई थी। अच्छा, जो लातूर में आया था वो लातूर वाला भूकंप था आई थिंक। भुज में बहुत बड़ा भुज में आया था। भूज में ज्यादा बड़ा आया था। अच्छा। वो 26 जनवरी के दिन शायद। अच्छा, तो ये लतीफ मतलब कितना भी आदमी बड़ा हो जाए लतीफ जैसा नहीं बन सकता, ये बात? ये कहावत है गुजरात के अंदर। तो ये लतीफ यहाँ दाऊद के जैसा था क्या? जैसे बॉम्बे दाऊद था, ऐसे लतीफ यहाँ पे? हाँ। या दाऊद से भी बड़ा था इधर गुजरात? नहीं नहीं, उतना ही बड़ा था। वैसे तो क्या है कि वो जैसे उसके कनेक्शन बताए गए थे मीडिया में जी। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सब बाहर आया था जी। उस हिसाब से तो इसके कनेक्शन तो तुम्हारे वो दाऊद इब्राहिम के साथ भी बताए गए हैं जी। और पठान गैंग के साथ भी बताए गए हैं। जी। तो खान था या मेमन था? जी, शेख था वो। शेख था वो? खान नहीं था? नहीं। अच्छा, तो ये दोनों से कनेक्शन था, पठान से भी था दाऊद से भी था, लेकिन बेसिकली अहमदाबाद में ही। सो लतीफ को और कभी आपका साथ में कुछ काम करने का मौका हुआ है? जी नहीं, कोई पहचान नहीं? वैसे मुझे जो केस के अंदर अरेस्ट किया गया तो उस केस के अंदर उसको वांटेड बताया था। उसके बाद में पुलिस उसको पकड़ के लेके आई थी जी। और पकड़ के लेके आने के बाद में फिर मौका देके भाग गया था। अच्छा। तो काफी घंटों के बाद में फिर उसको जब पकड़ने के लिए गए जी। तो वहां पर सामने शूट आउट हुआ था। जी जी। और उसमें उसकी डेथ हुई थी। अच्छा, आपकी कभी दाऊद इब्राहिम से मुलाकात हुई है? नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं। अब ये मतलब अंदाजा कहा जाता है कि दाऊद से आप दुबई में मिल चुके हैं, मुलाकात थी, ऐसा सुना गया है। ऐसा तो बातें तो सब होते रहती है, ऑफिशियली ये बोलना नहीं चाहिए। ऑफिशियली मैं सूरत और मुंबई से बाहर गया ही नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये आपका डिफेंस लीग में सुना था कि दाऊद के साथ आपने कुछ साल गुजारे हैं। नहीं, दाऊद साहब की अच्छी पहचानी दोस्ती थी। ऐसे तो सब बातें होते रहती है। तो वैसे मैंने भी सुना है कि दाऊद तो हर साल इंडिया आता है, 7 चेहरे बनाए हुए हैं, लेकिन मैंने तो देखा नहीं। रावण के 10 चेहरों के बाद मैंने किसी का चेहरा देखा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप भाई बनना चाहते हैं? भाई बनने का प्लान है? भाई तो हूँ, मेरे भाइयों का मैं। तो ये था हमारा रूबरू कॉन्वर्सेशन सलीम मेमन के साथ में। सलीम मेमन आप खुद जानते हैं कि माहिम से ताल्लुक़ रखते हैं और माहिम आपको पता है कि टाइगर मेमन का गढ़ था, जहाँ पे उसकी बिल्डिंग अल हुसैनी थी, उसका ऑफिस तिजारत इंटरनेशनल, जिसमें आग लगाई गई थी और फिर वहीं से उसकी पूरी फैमिली बाद में गिरफ्तार हुई और वो घर काफ़ी सील हुए। इन्होंने आपने देखा कि किस तरह से बताया कि उन पर क्या आरोप था, जेल में कितने वर्ष रहे, और वो मतलब मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग कहानी वो जेल की सुरंग की थी कि किस तरह से उन लोगों ने जेल में सुरंग कर ली और इतना दूर तक चले गए कि लोगों को मंदाजा भी नहीं हुआ। मतलब ये बात हम लोगों ने एक फिल्म में देखी थी शॉशैंक रिडेम्पशन के अंदर कि किस तरह से वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल के सुरंग बनाता रहता है और इन लोगों ने उस सुरंग को ही जो है बना दिया वहाँ से और किसी को कानो कान खबर ना हुई। ये तो जैसा कहते हैं ना कि खुदा नहीं चाहता था कि ये लोग जो है उस सुरंग को इस्तेमाल करके भाग पाएँ। एक कबूतर की प्यास ने इनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो ये आपने देखा ऐसी सुरंग की कहानी थी और आपने देखी ऐसी दूसरी बहुत सी इंटरेस्टिंग दास्तानें कि ये लोग यानी इस कदर बाकायदा एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है कि ये लोग जब जेल के अंदर भी मिलते हैं तो बाकायदा एक जेल के अंदर एक अमीर बना लेते हैं, एक लीडर बना लेते हैं और उस लीडर को बना करके एक छोटी सी बात भी बगैर अपने लीडर के, बगैर अपने अमीर के, अपने सरदार के कहे हुए कुछ नहीं करते। ये कौन सी बात है, ये कौन सा डिसिप्लिन है, ये क्या चीज़ है? मतलब फॉर मी एज अ जर्नलिस्ट, एज अ राइटर, मैं इन सब चीज़ों को बहुत अजीब समझता हूँ। मतलब इन बातों का इस्लाम से ताल्लुक़
है, लेकिन वो मजहबी मामलों में है। इन सब चीज़ों के कानून के तोड़ने में नहीं है, कानून को ख़राब करने में। चूँकि आप जिस देश में रहते हैं उस देश में आपको हुब्बुल वतनी से रहना होता है, आपको पेट्रियाटिज्म के साथ रहना पड़ता है उस देश में। जैसे कि आप जानते हैं हुब्बुल वतन नस्फुल ईमान, हदीस में भी है कि अपने देश से मोहब्बत करना ईमान का आधा हिस्सा है। तो अगर ये लोग अपने आप को ईमान वाले समझते हैं तो कैसे इस देश के ख़िलाफ़ कुछ कर सकते हैं, और उस देश के ख़िलाफ़ करके कैसे इस्लाम का सहारा लेके चीज़ें कर सकते हैं। टाइगर मेमन ने भी यही किया था, और जो दूसरे टेररिस्ट जो जेल में थे उन लोगों ने भी यही किया। यानी इंसान कभी भी अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, दूसरों को बहकाने के लिए, गुमराह करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करता है, बल्कि धर्म का गैर इस्तेमाल करता है और गलत इस्तेमाल करके लोगों को बहकाता है। मैं अपनी राय नहीं पेश करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ और रिपोर्टर की ट्रेनिंग ये होती है कि वो सिर्फ सवाल उठाता है, वो सिर्फ लोगों के सामने क्वेश्चन रेस करता है और उसका फैसला लोगों पर छोड़ देता है। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप लोग देख रहे थे इंफोटेनमेंट का एपिसोड नंबर 17। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।